आप सभी को नमस्कार। आपका ज्ञानकोश यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज की वीडियो में हम हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे। तो हड़प्पा सभ्यता से संबंधित जितनी भी जानकारी होगी वो हम आज की वीडियो में पढ़ेंगे। इसका पीडीएफ आपको यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप लोग इसके डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हड़प्पा सभ्यता के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां। तो आज की वीडियो में हम हड़प्पा सभ्यता की नामोत्पत्ति पढ़ेंगे, क्षेत्र स्थिति पढ़ेंगे, काल निर्धारण पढ़ेंगे, नगर योजना भवन निर्माण पढ़ेंगे, स्नानागार, अन्नागार, विभिन्न विद्वानों के विभिन्न मत पढ़ेंगे, कृषि, पशुपालन, व्यापार, आयातित कच्चा माल, सामाजिक जीवन, धार्मिक जीवन और अंतिम संस्कार के बारे में जो कि हड़प्पा सभ्यता में प्रचलित थी। इन सभी जानकारियों के बारे में हम आज की वीडियो में विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं नामोत्पत्ति की। नामोत्पत्ति, ये हड़प्पा सभ्यता का नाम क्यों हड़प्पा सभ्यता रखा गया? देखिए, जो हड़प्पा सभ्यता थी वो इंडस नदी के किनारे बसने के कारण, इसकी भौगोलिक उच्चारण की विभिन्नताओं के कारण इसे सिंधु कहने लगे। इंडस नदी से ही जो सिंधु नदी है, इसी के कारण ही इसके आसपास के क्षेत्र को सिंधु कहने लगे। और सिंधु से ही आगे चल करके हिंदू शब्द का भी निर्माण हुआ है। हिंदू शब्द का जन्म जो है वो भी सिंधु शब्द से ही बना है। सिंधु नदी के आसपास बसी होने के कारण इसे सिंधु घाटी सभ्यता या सैंधव सभ्यता के नाम से जाना जाता था। सिंधु घाटी सभ्यता कहिएगा या इसे सैंधव सभ्यता कहिएगा, एक ही बात रहेगी। उसके बाद केवल सिंधु घाटी सभ्यता ही नहीं बल्कि इसका नाम हड़प्पा सभ्यता भी रखा गया है। लेकिन इसका नाम हड़प्पा सभ्यता क्यों पड़ा? क्योंकि जो इसका प्रमुख केंद्र था, या ऐसा कहिएगा कि जो खुदाई करने पर जो पहला स्थान प्राप्त हुआ था वो हड़प्पा शहर ही था। तो हड़प्पा शहर पहला खुदाई में प्राप्त हुआ था, इसी कारण से इसका नाम हड़प्पा सभ्यता भी रखा गया था। और इस समय में कांसे के प्रमाण भी मिले हैं, तो कांसे के प्रमाण मिलने के कारण इसका नाम कुछ विद्वानों ने कांस्य सभ्यता भी कहा है। तो ध्यान रखिएगा इस बात का। सबसे पहले तो हम सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता या सैंधव सभ्यता या कांस्य सभ्यता कुछ भी कहिएगा, इसका अर्थ यही रहेगा कि इसी एक ही सभ्यता के चार चार नाम है जो हमने विस्तार पूर्वक पढ़े कि बस हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा गया है, क्योंकि सबसे पहला खुदाई करने वाला शहर जो था वो हड़प्पा था। कांसे के प्रमाण मिले इसलिए कांस्य सभ्यता, और सिंधु नदी के आसपास थी इसलिए इसे सिंधु घाटी सभ्यता या सैंधव सभ्यता नाम दिया गया। उसके बाद हम बढ़ते हैं क्षेत्र एवं स्थिति। जो सिंधु घाटी सभ्यता है वो कितनी दूरों में फैली हुई थी, उसका क्षेत्र क्या था, उसकी स्थिति क्या थी? तो सबसे पहले इसका अगर हम बात करें, सबसे पश्चिमी क्षेत्र की बात करें तो दाश्क नदी के किनारे सुतकांगेडोर इसका सबसे पश्चिमी क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। सुतकांगेडोर कहां पे है? ये बलूचिस्तान में है। ये पश्चिमी क्षेत्र की बात हुई। लेकिन इसका सबसे पूर्वी किनारे की अगर हम बात करें तो हिंडन नदी के किनारे आलमगीरपुर जो मेरठ उत्तर प्रदेश में है, ये इसका सबसे पूर्वी क्षेत्र माना जाता है। इसके बाद इसके उत्तरी क्षेत्र की बात करें तो चिनाब नदी के किनारे अखनूर के निकट मांदा जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है, ये सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरी क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। अंतिम इसका दक्षिणी क्षेत्र बचा है, तो सबसे दक्षिणी छोर कहें, सबसे दक्षिणी किनारा कहें या सबसे दक्षिणी क्षेत्र कहें, ये गोदावरी नदी के किनारे दैमाबाद जो कि महाराष्ट्र में स्थित है। तो ये हमने इस सभ्यता के सबसे पश्चिमी, पूर्वी, उत्तरी और दक्षिणी क्षेत्र के बारे में जानकारी प्राप्त की है। उसके बाद बढ़ते हैं आगे। काल निर्धारण के बहुत से विद्वानों के अनेक अपने अपने मत हैं, उन्होंने इस सभ्यता के समय को अलग अलग बताया है। लेकिन इसके काल निर्धारण का सबसे पहले प्रयास किसने किया था? तो जॉन मार्शल ने सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता के काल निर्धारण का कार्य शुरू किया था। उन्होंने 1931 में सभ्यता की तिथि बताई थी जो कि लगभग 3250 ईस्वी पूर्व से 2750 ईस्वी पूर्व तक निर्धारित की थी। ये केवल जॉन मार्शल के अनुसार है, लेकिन इनके अलावा भी विभिन्न विद्वानों ने अपने मत प्रस्तुत किए हैं। जैसे कि अर्नेस्ट मैके ने ये कहा है कि ये सभ्यता 2800
ईस्वी पूर्व से 2500 ईस्वी पूर्व तक रही। इसके बाद माधव स्वरूप वत्स ने कहा है कि ये सभ्यता जो थी ये 3500 ईस्वी पूर्व से 2700 ईस्वी पूर्व तक थी। उसके बाद सीजे गैड ने कहा कि ये सभ्यता 2300 ईस्वी पूर्व से 1750 ईस्वी पूर्व तक थी। उसी क्रम में कार्टिमर व्हीलर ने कहा कि यह सभ्यता 2500 ईस्वी पूर्व से 1500 ईस्वी पूर्व थी। फेयर सर्विस के अनुसार 2000 ईस्वी पूर्व से 1500 ईस्वी पूर्व। लेकिन रेडियो कार्बन थेरेपी के अनुसार इसकी निश्चित जो समय सीमा बताई गई है वो है 2350 ईस्वी पूर्व से 1750 ईस्वी पूर्व। एनसीईआरटी के अनुसार 2500 से 1800 ईस्वी पूर्व और डीपी अग्रवाल के अनुसार 2300 ईस्वी पूर्व से 1700 ईस्वी पूर्व तक का इसका सिंधु घाटी समय सभ्यता का समय रहा है। लेकिन अब इतने सारे मत होने के बाद अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो हम क्या करें? जब तक किसी भी विद्वान का नाम नहीं आए, जैसे पूछा जाए कि अर्नेस्ट मैके के अनुसार इसकी समय सीमा क्या थी या इसका जो काल निर्धारित किया गया है वो क्या है, तो जब तक किसी विद्वान का नाम ना आए जब तक आप लोग विद्वान के अनुसार बताई गई चीजों को ही पालन करेंगे। लेकिन अगर किसी विद्वान का मत ना आए और मान लो ये चारों के चारों ऑप्शन में आ जाएं, तो आप लोगों ने जो सर्व निर्धारित चीज है, जो सर्वमान्य है, वो है रेडियो कार्बन। तो आप लोग रेडियो कार्बन पद्धति वाली 2350 ईस्वी पूर्व से 1750 ईस्वी पूर्व तक की तिथि का पालन करेंगे और आप आंसर में 2350 ईस्वी पूर्व से 1750 ईस्वी पूर्व को ही टिक करेंगे। तो ये विभिन्न विद्वानों के अपने अपने मत थे, लेकिन फिर भी सर्वमान्य सत्य रेडियो कार्बन का ही माना जाएगा। उसके बाद हम बढ़ते हैं नगर योजना और भवन निर्माण। अब हड़प्पा सभ्यता जो थी उसके नगर योजना और भवन निर्माण कैसा था? ये एक नगरीय सभ्यता थी। नगरीय सभ्यता होने के बाद जो यहाँ के भवन थे वो जाल या ग्रिड की तरह व्यवस्थित बनाए हुए थे। सड़कें जो थी वो एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। समकोण पर काटने का मुख्य उद्देश्य ये था कि अगर सड़कें समकोण पर काटती है और तेज हवाएं जब चलेगी तो तेज हवाओं के कारण सड़क अपने आप साफ हो जाती थी। उसके बाद घरों का निर्माण लगातार एक ही सीध में होता था। दरवाजे कभी भी मुख्य सड़क की तरफ नहीं खुलते थे बल्कि वे सहायक गली की ओर खुलते थे। भवन या घर में कमरे होते थे, रसोई, स्नान घर, लेकिन घर के बीच में एक आंगन जरूर होता था। ये कालीबंगा में प्रत्येक घरों में कुएं भी मिले हैं, यानी कि कालीबंगा जो स्थान था, कालीबंगन जो स्थान था, वहां से प्रत्येक घर में कुएं होने के प्रमाण भी मिले हैं। कालीबंगन का अर्थ क्या होता है? काले रंग की चूड़ियां। कालीबंगन का आप लोग बिल्कुल ध्यान रखिएगा, बहुत बार एग्जाम में पूछते हैं कि कालीबंगा या कालीबंगन का अर्थ क्या है। तो कालीबंगन का अर्थ है काले रंग की चूड़ियां। उसके बाद जल निकासी की अगर बात की जाए तो घरों से पानी सीधे मोरियों में आता था और उसके द्वारा जो सड़क के किनारे नालियां बनी होती थी उनसे होते हुए जल निकासी हो जाती थी। तो जल निकासी की भी एक अच्छी व्यवस्था थी। उसके बाद बात करते हैं, एक विशाल स्नानागार भी था। ये विशाल स्नानागार जो था ये मोहनजोदड़ो का सबसे महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्थल है। इसकी लंबाई 11.88 मीटर यानी कि 11.88 मीटर और चौड़ाई थी 7.01 मीटर। इसकी गहराई की अगर हम बात करें तो 2.43 मीटर इसकी गहराई थी। तो ये जो विशाल स्नानागार था जो कहां पर स्थित था? ये मोहनजोदड़ो में स्थित था। इसकी लंबाई, चौड़ाई और गहराई हमने आप लोगों के सामने रखी है। इसमें उतरने के लिए उत्तर और दक्षिण दोनों दिशाओं में सीढ़ियां बनी हुई थी। पक्की ईंटों से निर्मित था ये विशाल स्नानागार और बीच में एक स्नान कुंड भी था। ये स्नानागार के बीच में एक स्नान कुंड भी था। ऐसा माना जाता है कि सार्वजनिक रूप से धर्मानुष्ठान के समय सार्वजनिक रूप से इसमें स्नान किया जाता था। तो ये विशाल स्नानागार के बारे में थी। लेकिन एक विशाल अन्नागार भी था, अन्न आगार, अन्न का स्थान, अन्न का भंडार गृह भी था एक, जो कि मोहनजोदड़ो में स्थित था। इसकी लंबाई 45.71 मीटर इसकी लंबाई और चौड़ाई की अगर बात करें तो 15.23 मीटर इसकी चौड़ाई थी। तो ये विशाल अन्नागार की बात कर रहे हैं हम। ये विशाल अन्नागार जो है वो इस सभ्यता यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता की
सबसे बड़ी इमारत के रूप में भी जाना जाता है। हड़प्पा ये तो थी, मोहनजोदड़ो में था विशाल अन्नागार तो, लेकिन अगर हड़प्पा के दुर्ग की बात की जाए या हड़प्पा के किले की बात की जाए तो इसमें कुल 6 अन्नागार मिले हैं और 6 के 6 अन्नागार जो थे उनकी लंबाई 15.23 मीटर और चौड़ाई 6.09 मीटर होती थी। कि हड़प्पा के दुर्ग में 6 अन्नागार मिले हैं, लेकिन सबसे बड़ा विशाल अन्नागार कहां पर था? ये मोहनजोदड़ो में था। उसके बाद अगर हम बात करें कि सिंधु घाटी सभ्यता में कृषि का कैसा क्षेत्र था। कृषि मुख्य रूप से सिंधु घाटी सभ्यता के लोग गेहूं, जौ, राई, मटर आदि अनाज पैदा करते थे। गेहूं और जौ की 2-2 किस्में होती थी। इसके अतिरिक्त वे तिल और सरसों भी उगाते थे। लेकिन कपास जो है, कपास पैदा करने का मुख्य श्रेय भी हड़प्पा सभ्यता के लोगों को जाता है, जिससे कि कपड़ा बनाया जाता था, जिससे कि और कच्चा माल, कपड़े, रुई वगैरह बनाए जाते थे। उसके बाद चावल के साक्ष्य भी लोथल और रंगपुर से मिले हैं। आप लोग एग्जाम देते हैं तो आप लोगों को पता भी है कि डायरेक्टली क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं कि चावल के प्रमाण या चावल के साक्ष्य कहां से मिले हैं, तो चावल के साक्ष्य मिले हैं लोथल और रंगपुर से। तो ये इसी प्रकार से, नहीं तो हम एक ही बार लिख सकते थे कि गेहूं, जौ, राई, मटर, गेहूं, तिल, सरसों, कपास, चावल आदि पैदा करते थे। लेकिन हमने, क्योंकि क्वेश्चन जिस प्रकार से बनते हैं उसी बात को ध्यान में रखते हुए बताया है कि चावल, लोथल और रंगपुर से चावल के साक्ष्य प्रमाण मिले हैं। उसके बाद लोथल और सौराष्ट्र से बाजरे के प्रमाण भी मिले हैं। उसके बाद रागी का भी उत्पादन होता था, जो कि गुजरात में स्थित रोजदी नामक स्थान से होता था। इसके बाद कालीबंगा के जो प्राक सिंधु काल के हल से जुते हुए खेतों के प्रमाण भी मिले हैं। इसका अर्थ यह है कि उस समय के लोग हल का प्रयोग भी खेत की जुताई के लिए करते थे। इसमें जो हल से जो प्रमाण मिले हैं, हल चलने के जो प्रमाण मिले हैं, उनमें सरसों की खेती उगाई गई थी। और अंतिम बात यह है कि मिठास के लिए वे शहद का प्रयोग करते थे। इसका अर्थ यह हुआ कि जो हड़प्पा सभ्यता के लोग थे वो शहद से भी परिचित थे। उसके बाद हम बढ़ते हैं अगले, पशुपालन। अगर हम पशुपालन की बात करें तो सबसे पहले मनुष्य का पालतू पशु कुत्ता हुआ करता था। कुत्ते से शुरू से ही मानव परिचित थे। कुत्ते को पालने का मुख्य कारण यह था कि कुत्ता जो था वो मनुष्य की, आदमी की मदद करता था शिकार करने में। लेकिन बहुत बार, क्योंकि आप लोगों को पता है आदिवासी कुत्ते पालने का मुख्य कारण क्या था, हम हड़प्पा सभ्यता पढ़ रहे हैं, लेकिन सबसे पहला पालतू जीव भी कुत्ता था। उसका कारण बता देता हूं मैं आपको कि आपको पता है पहले तो शिकार में मदद करना। दूसरी बात यह है कि बहुत बार वो आदिवासी जो लोग थे वो गुफाओं, कंदराओं में रहते थे। बहुत दिनों तक अगर उनको शिकार ना मिले तो वे कुत्ते उनके साथ होते थे, उन्हीं में से ही एक का शिकार करके वो उसको अपना पेट भर लेते थे। तो कुत्ता जो था वो मनुष्य के द्वारा पाला गया सबसे पहला जानवर था। तो इस समय भी कुत्ते पालतू जानवरों में आते थे। इसके अलावा बैल, गाय, बकरी, भेड़, सूअर, गधे और ऊंट को भी पालते थे। कुबड़ वाला सांड जो था वो विशेष रूप से प्रिय था। उसके बाद बिल्ली भी पाली जाती थी, क्योंकि बिल्ली और कुत्ते दोनों के खुदाई में पैरों के निशान मिले हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि बिल्ली भी उस समय पालतू जानवरों में शामिल थी। उसके बाद हाथी और घोड़े से भी परिचित थे। हड़प्पा सभ्यता के लोग हाथी और घोड़े से भी परिचित थे, लेकिन उन्हें पालने में सफल नहीं हो पाए। ना तो हाथी को पाल सके ना घोड़े को पाल सके, क्योंकि इसके प्रमाण नहीं मिले हैं। उसके बाद घोड़े के संकेत कहां से मिले, तो घोड़े के संकेत मिले हैं मोहनजोदड़ो और लोथल, दोनों स्थान से घोड़े के संकेत मिले हैं। भारतीय गैंडे का एकमात्र प्रमाण आमरी से मिला है। और बंदर, भालू, खरहा आदि जो जंगली जानवर थे उनके प्रमाण भी मिले हैं। उनके प्रमाण कहां से मिले, क्योंकि जो उस समय की मोहरें थी, जो तस्तरियां थी, इन सभी से हड़प्पा सभ्यता में बंदर, भालू आदि के जानवरों के प्रमाण भी मिले। लेकिन अभी तक हड़प्पा सभ्यता से शेर का कोई भी प्रमाण नहीं मिला है। उसके बाद अगर हम बात करें सिंधु घाटी सभ्यता के व्यापार के बारे में, तो ये लोग जो थे वो भीतर यानी कि अपने क्षेत्र में ही पत्थर, धातु और हड्डी आदि का व्यापार करते थे।
सिक्कों का प्रयोग नहीं किया जाता था व्यापार करते समय, बल्कि वस्तु विनिमय के द्वारा व्यापार करते थे। वस्तु विनिमय का अर्थ यह है कि एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु ले लेते थे। जब भी व्यापार करते अपनी वस्तु बेच करके दूसरे की वस्तु खरीद लेते थे, तो ये प्रक्रिया जो थी वो वस्तु विनिमय कहलाती थी। मोहनजोदड़ो से मिट्टी और कांसे की 2 पहियों वाली गाड़ी, खिलौनी गाड़ी भी मिली है। इसका अर्थ यह था उस समय 2 पहियों वाली गाड़ी भी चलती थी। लेकिन चनहूदड़ो से मिट्टी की 4 पहियों वाली गाड़ी के प्रमाण भी मिले हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि उस समय सिंधु घाटी सभ्यता में 2 पहियों की गाड़ी के साथ साथ 4 पहियों की गाड़ी भी प्रचलित थी। उसके बाद बनावली से सड़कों पर बैलगाड़ी के पहिए के निशान मिले हैं। उत्तरी अफगानिस्तान में उनकी वाणिज्यिक बस्ती थी। व्यापार की अगर बात कर रहे हैं तो वाणिज्यिक बस्ती के बारे में जरूर पढ़ना चाहिए कि वाणिज्यिक बस्ती उनकी कहां थी, उत्तरी अफगानिस्तान में। और उत्तरी अफगानिस्तान में जो ये बस्ती थी, इसके द्वारा वे मध्य एशिया में व्यापार करते थे। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा अगली लाइन में कि मेसोपोटामिया की जब खुदाई हुई तो वहां से हड़प्पा लोगों की मोहरें प्राप्त हुई है। इसका अर्थ क्या हुआ कि मेसोपोटामिया के साथ भी हड़प्पा का व्यापार होता था। और मेसोपोटामिया, एक क्वेश्चन और भी निकल के आता है कि उस समय मेसोपोटामिया और हड़प्पा सभ्यता दोनों के दोनों समकालीन थी। उसके बाद मोहनजोदड़ो से एक मोहर पर नाव के चित्र भी मिले हैं। इसका अर्थ क्या हुआ, इसका अर्थ यह हुआ कि उस समय वे लोग नाव से भी परिचित थे। लोथल से मिट्टी निर्मित खिलौना नाव से अनुमान लगाया जा सकता है कि वे समुद्र के रास्ते भी व्यापार करते होंगे। बिल्कुल, क्योंकि जब अगर नाव के प्रमाण मिल रहे हैं तो इसका अर्थ यह है कि वे लोग केवल स्थल से ही नहीं बल्कि जल से भी व्यापार करते थे। इसका अर्थ यह जल और स्थल दोनों का पूर्ण रूप से व्यापार में इस्तेमाल होता था। सिंधु घाटी काल में पोत निर्माण एवं नाव द्वारा समुद्री व्यापार होने की पुष्टि लोथल से प्राप्त गोदीबाड़ा से होती है। तो ये एक और नई जानकारी मिली है कि पोत यानी कि जो नाव है वे निर्मित होने के प्रमाण कहां से मिले, लोथल से प्राप्त गोदीबाड़ा से होते हैं। उसके बाद अब व्यापार की बात करें तो प्रमुख आयातित कच्चा माल, कच्चे माल के रूप में वो क्या क्या मंगाते थे। सबसे पहले बात करते हैं टिन। टिन अफगानिस्तान और ईरान से मंगाते थे। फिर तांबा, तांबा जो था वो खेतड़ी और राजस्थान और बलूचिस्तान से मंगाते थे। खेतड़ी जो है वो राजस्थान में स्थित है। चांदी की अगर हम बात करें तो ईरान और अफगानिस्तान से चांदी मंगाते थे। सोना अफगानिस्तान, फारस और दक्षिणी भारत से। लाजवर्द मेसोपोटामिया और अफगानिस्तान से। सेलखड़ी बलूचिस्तान, राजस्थान और गुजरात से सेलखड़ी का आयात किया जाता था। नील रत्न मणि अफगानिस्तान से नील रत्न मणि का मंगाई जाती थी। शंख और कोड़िया जो कि खेलने के भी काम आती थी, ये तो शंख और कोड़िया जो थी वो सौराष्ट्र और दक्षिण भारत से मंगाई जाती थी। शीशे की अगर बात करें तो शीशा ईरान, अफगानिस्तान और राजस्थान से आयात किया जाता था। उसके बाद अंतिम है शिलाजीत। तो शिलाजीत तो जो थी वो हिमालय क्षेत्र से मंगाई जाती थी। उसके बाद है सामाजिक जीवन। समाज के जीवन कैसा था। समाज की परंपरागत तौर पर परिवार इकाई थी। मोहरों पर अंकित चित्र से परिलक्षित होता है कि हड़प्पा सभ्यता संभवतः मात्र सत्तात्मक था। तो ये बात ध्यान रखिए, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता में जो मोहरे हैं उन पर माताओं का चित्र होता था, तो इसलिए ये कहा जा सकता है कि वो समाज, हड़प्पा समाज जो था वो मात्र सत्तात्मक था। और जो समाज था वो वर्गों में बटा हुआ था, जैसे कि पुरोहित, व्यापारी, अधिकारी, शिल्प, जुलाहे या श्रमिक, ये वर्गों में विभक्त हुआ था। वे शांति प्रिय लोग थे, युद्ध में विश्वास नहीं रखते थे। ऐसा माना जाता है, ऐसे प्रमाण मिले हैं कि तलवार तक के भी उस समय के कोई प्रमाण नहीं मिले। अर्थात ये हुआ कि वे लोग शांति प्रिय थे। आभूषणों का प्रयोग महिला और पुरुष दोनों के द्वारा किया जाता था। मनोरंजन के लिए पासे का खेल, नृत्य, शिकार, पशुओं की लड़ाई आदि प्रमुख साधन थे। अगर हम बात करें पर्दा प्रथा भी थी और उस समय सिंधु घाटी सभ्यता में वैश्यावृत्ति भी प्रचलित थी। उसके बाद हम धार्मिक जीवन की तरफ बढ़ते हैं। उस समय की मोहर में एक पुरुष देवता अंकित है जिसके सिर पर 3 सींग है और वह पद्मासन मुद्रा में दिखाया गया है। उसके चारों ओर एक हाथी है, एक बाघ है, एक गैंडा है और उसके आसन के नीचे एक भैंसा है। पांव पर 2 हिरण है और ऐसा माना जाता है कि जो मोहर में जो चित्रित देवता था वो पशुपति शिव बताया गया है।
इसका अर्थ ये हुआ कि वे पशुपति शिव की पूजा करते थे। उसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता के लोग लिंग पूजा भी करते थे और शिव की पूजा से संबंध रख, जो लिंग पूजा होती थी वो शिव की पूजा से संबंध रखते थे। शिवलिंग जिसे कहा गया है, एक सींग वाले सांड, कुबड़ वाले सांड या पीपल के पेड़ की पूजा की जाती थी। वे वृक्ष, पशु और मानव के स्वरूप में देवताओं की पूजा करते थे, लेकिन कोई भी ऐसा प्रमाण नहीं मिला है जिससे कि ये कहा जा सके कि उस समय मंदिर थे। अर्थात उस समय वे देवताओं के रूप में पशु, वृक्ष, मानव की पूजा करते थे, लेकिन मंदिरों का निर्माण नहीं कराते थे। वे लोग ताबीज भी धारण करते थे। ताबीज धारण करते थे तो इसका अर्थ ये हुआ कि उस समय जादू टोना, भूत प्रेत से भी वो लोग जानते थे या परिचित थे, ऐसा कहिएगा। इस चीज का भी उस समय प्रकोप था। मोहनजोदड़ो से प्राप्त मोहर जो थी उस पर स्वास्तिक बना हुआ था। स्वास्तिक जो है वो सूर्य पूजा का प्रतीक माना गया है। वे लोग धरती को उर्वरता देवी मान करके धरती की भी पूजा करते थे। अब कुछ धार्मिक प्रतीक चिन्ह देखिएगा। स्वास्तिक, सबसे पहला स्वास्तिक जो था वो सूर्य उपासना का प्रतीक था। योगी शिव, योगीश्वर। ताबीज प्रजनन शक्ति का प्रतीक था। बैल शिव के वाहन के रूप में। बकरा बलि के लिए। नाग पूजा हेतु। श्रृंग शिव का रूप। भैंसा देवताओं की शत्रुओं पर विजय का प्रतीक था। और युगल शवाधान का अर्थ यह है कि पति के साथ पत्नी का सती होना भी। युगल, युगल मतलब जोड़ा, जोड़े के साथ शवाधान, इसका अर्थ यह है कि पति के साथ पत्नी का सती होना। उसके बाद हम बढ़ते हैं हड़प्पाई लिपि के बारे में। तो यहां से बहुत बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं, सिंधु लिपि के बारे में सर्वप्रथम विचार व्यक्त करने वाले व्यक्ति कौन थे? अलेक्जेंडर कनिंघम। उन्होंने 1873 में विचार व्यक्त किया कि इस लिपि का संबंध जो है वो ब्राह्मी लिपि से है। ब्राह्मी लिपि सबसे प्राचीनतम लिपि मानी गई है। और सिंधु लिपि को पढ़ने का सर्वप्रथम प्रयास जो है वो 1925 में एल.ए. वेडेल ने किया था। एल.ए. वेडेल के द्वारा ये सिंधु लिपि को पढ़ने का सबसे पहले प्रयास किया गया था। हड़प्पा लिपि का सबसे पुराना नमूना 1853 में मिला था और सबसे बाद में ये 1923 में पूरी तरह से ये लिपि प्रकाश में आई, परंतु इस लिपि को अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं अंतिम बात की तरफ, अंतिम संस्कार। उस समय अंतिम संस्कार की 3 प्रथाएं प्रचलित थी। सबसे पहले कौन सी? दाह संस्कार। दाह संस्कार में क्या होता था कि जो शव होता था उसे पूरी तरह से जला दिया जाता था और भस्म अवशेष को मिट्टी के पात्र में रख करके दफना दिया जाता था। यह सर्व प्रमुख प्रथा थी, जैसा कि आजकल हिंदू रीति रिवाजों में किया जाता है। उसके बाद है पूर्ण समाधिकरण। पूर्ण समाधिकरण में क्या होता था? इसमें जो शव होता था उसको पूरी तरह से भूमि में दफना दिया जाता था। लेकिन एक और अंतिम संस्कार की प्रथा प्रचलित थी जिसका नाम था आंशिक समाधिकरण। आंशिक समाधिकरण में क्या होता था कि सबसे पहले जो शव था उसको पशु पक्षियों को खाने के लिए डाल दिया जाता था। अब जो बचा हुआ शेष भाग था मनुष्य का, हड्डियां या जो कुछ भी बचा हुआ वो था, उसको बाद में दफना दिया जाता था, जो कि पारसी विधि से लगभग मिलती जुलती प्रथा है। तो ये अंतिम संस्कार के बारे में पढ़ी। अब हम आज की वीडियो में इतना ही पढ़ेंगे। आज की वीडियो वैसे ही बहुत लंबी हो गई है। अब अगली वीडियो में हम हड़प्पा सभ्यता की कालीन स्थल, जो स्थल उत्खनन करता, वर्ष, क्षेत्र, प्रमुख नदी, प्राप्त साक्ष्य, ये पढ़ेंगे और भौगोलिक स्थल पढ़ेंगे, क्योंकि हमने अभी तक ये नहीं पढ़ा है कि हड़प्पा सभ्यता की खुदाई कब हुई, किसने करवाई, कौन से वर्ष में कराई, कौन से क्षेत्र में कराई, उस समय की प्रमुख नदी कौन सी थी और वहां से कौन कौन से साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो ये सारी वीडियो हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे और अगली वीडियो के बाद हम हड़प्पा सभ्यता के आए हुए महत्वपूर्ण क्वेश्चंस आप लोगों के सामने रखेंगे। तो ये थी आज की कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के साथ साथ आप लोगों को कुछ महत्वपूर्ण हड़प्पा सभ्यता की जानकारी। तो आप लोग इसका PDF YouTube चैनल से, टेलीग्राम चैनल से या फेसबुक पेज से डाउनलोड कर लीजिएगा। ज्ञानकोश YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आपको हर दिन करंट अफेयर्स के साथ साथ में GS और हिंदी के नोट्स भी मिलते रहे। हम आप लोगों को हर चीज के नोट्स प्रोवाइड कराएंगे। आप लोग चैनल सब्सक्राइब करिएगा। आज के लिए इतना ही। मां सरस्वती की कृपा आप सभी पर बनी रहे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।